सदा न रहे साहिबी, जल न रहे विस्तार। जी हां दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहार के पटना में पहली बार देखा गया कि ललन सिंह नीतीश कुमार के आवास के बाहर गाड़ी से उतरकर पैदल जाते हुए देखे गए। कारण कि जब एक अन्य मार्ग में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हुआ करते थे तो ललन सिंह की गाड़ी अंदर तक जाती थी। अब नीतीश कुमार की सरकार नहीं रही, वो तो अब 7 सर्कुलर रोड पर है और वहां उनसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंचे हुए थे मिलने के लिए। उनकी गाड़ियों का काफिला भरा हुआ था तो गाड़ी घुसाने का जगह नहीं था कि कारण यही था। लेकिन लोग आश्चर्य में पड़ गए। एक वरिष्ठ नेता जदयू के सांसद और नीतीश कुमार के घर के बाहर गाड़ी से उतरकर पैदल जाएं तो सुर्खियां तो बनती ही बनती है। और देश के 2 राज्य के राज्यपाल आज की तारीख में सुर्खियों में, एक पश्चिम बंगाल, दूसरा तमिलनाडु। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने ममता दीदी के सरकार को बर्खास्त कर दिया क्योंकि ममता दीदी ने इस्तीफा देने से मना कर दिया था। अब बर्खास्त तो कर दिया। जो टीएमसी के सांसद हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सबके सब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं कि आगामी जो सरकार गठन कर रही है भाजपा, उसके खिलाफ एक स्टे ऑर्डर चाहिए। चुनाव आयोग ने 100 सीटों का घपला किया है, पहले उसके ऊपर हमें न्याय चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट स्टे देती है कि नहीं, शपथ ग्रहण होता है कि नहीं, ये सारी चीजें अधर में लटकी हुई है। लेकिन तमिलनाडु में रास्ता साफ हो गया। संविधान के अनुसार ये कहा जाता है कि जो सबसे बड़ा दल है उसको राज्यपाल सरकार बनाने का न्योता देते हैं, आमंत्रण देते हैं। संविधान में केवल इतनी सी बातें हैं कि जो सबसे बड़ा दल होगा। ये नहीं लिखा हुआ है कि बहुमत पहले आप राज्यपाल जी के सामने ही साबित कर दो, ऐसा नहीं है, सबसे बड़ा दल। लेकिन जो तमिलनाडु के राज्यपाल, उन्होंने सीधे कह दिया पहले बहुमत का आंकड़ा इकट्ठा कीजिए, उसके बाद मेरे पास आइए विजय थलापति जी को। अब इससे मामला अधर में अटक गया था क्योंकि जो टीवी के है, विजय थलापति की पार्टी टीवी के, उनके पास 108 विधायक थे और बहुमत के लिए 118 विधायक की आवश्यकता थी। तो 10 विधायक कहां से लाएं? राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस ने अपने 5 विधायक का समर्थन दे दिया तो हो गया 113। सीपीआई और सीपीएम और वीसी के 3 पार्टी के पास 2-2 विधायक था तो 6 विधायक वहां से समर्थन मिल गया। तो 119 का आंकड़ा हो गया, 118 पार कर गया। अब आराम से खुशी खुशी विजय थलापति तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन खबर यह नहीं है कि विजय थलापति तमिलनाडु के सीएम बनेंगे। खबर यह है कि इंडिया अलायंस का कोई ईमान धर्म है या नहीं है, या मौका परस्त ये गठबंधन है। डीएमके, जिनके मुखिया स्टालिन हुआ करते थे, उन्होंने सीधे धमकी दे दिया कि हम इंडिया अलायंस से बाहर जा रहे हैं क्योंकि आपने विजय थलापति को क्यों दे दिया समर्थन। अब सवाल ये उठता है कि एक तरफ बात करते हैं गैर भाजपा की सरकार ना बने, और दूसरी तरफ बात यह करते हैं कोई गैर भाजपा सरकार बना रही हो तो उसको आपने समर्थन क्यों दे दिया। मान लेते हैं उत्तर प्रदेश का चुनाव हो 2027 में और बहन मायावती जी फुल मेजोरिटी में हो, लेकिन उसमें 2-4-10 विधायक कम पड़ जाए तो इंडिया अलायंस वाले तो धमकी पे उतर जाएंगे कि नहीं, आप इनको क्यों दे रहे हैं समर्थन। जबकि बसपा एक गैर भाजपा है, यानी अलग से राजनीतिक दल है, वो भाजपा का कोई टीम नहीं है। ठीक उसी तरह टीवी के कोई भाजपा की टीम नहीं। और राहुल गांधी जी ने टीवी की को जो है समर्थन दे दिया, अपनी 5 विधायक दे दिया, बाकी सीपीआई, सीपीएम, वीसी के सबने दिया। तो डीएमके को आग लगी और उन्होंने अपने आप को इंडिया अलायंस से अलग कर लिया। ठीक वही हाल हुआ करता था पश्चिम बंगाल में। ममता दीदी भी अपने आप को इंडिया अलायंस से अलग कर लेती थी और कभी साथ नहीं हुआ। आज सहानुभूति बस, चाहे वो अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी जी हो, तेजस्वी यादव हो, ममता दीदी को अपने तरफ से समर्थन कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे फारूक अब्दुल्ला वगैरह उनके समर्थन में बोले।
लेकिन ममता दीदी ने किसी को खोजा नहीं। सवाल ये उठता है कि जब हरियाणा का चुनाव था तो अरविंद केजरीवाल भी इंडिया अलायंस के तहत कुछ सीट मांग रहे थे कांग्रेस से, और कांग्रेस ने उन्हें सीट नहीं दिया, और फिर बाद में इंडिया अलायंस का रोना शुरू हो गया और उन्होंने कैंडिडेट खड़ा कर दिया, जिससे हरियाणा में कांग्रेस की बुरी हार हुई और भाजपा जीत गई। इंडिया अलायंस, कहां पे ये अलायंस है, कहां पे ये अलग अलग हैं, ये सारी बातें इनके नेता सोचते हैं। आम जनता के पास कुछ क्लियर नहीं है कि कब ये एकजुट होंगे और कब ये अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि कल तक तमिलनाडु में ये समस्या थी कि विजय थलापति किसके पास जाएंगे, एआईडीएमके के पास जाएंगे कि डीएमके के पास जाएंगे। डीएमके के खिलाफ तो उन्होंने चुनाव ही लड़ा है, और एआईडीएमके के साथ समस्या ये थी कि चुनाव से पहले जब उन्होंने कहा कि आधी आधी सीट पर हम लड़ते हैं, तो एआईडीएमके ने उन्हें यह कहा था कि तुम नए हो राजनीति में, तुम्हें कुछ नहीं पता, हम तुमको बराबर का सीट नहीं देंगे। आज की तारीख में तमिलनाडु में एआईडीएमके विजय थलापति के सामने शर्मिंदा है, और कुछ शर्मिंदा राहुल गांधी जी ने कर दिया, क्योंकि 5 विधायक दे दिया समर्थन में। उधर 3 पार्टी 2-2 विधायक देकर इन्हें 119 का आंकड़ा पे ला दिया। अब तमिलनाडु के राज्यपाल क्या कह के लौटाएंगे, सबसे बड़ा सवाल है। अब तो वहां पर जो है शपथ ग्रहण भी होगा, मुख्यमंत्री भी बनेंगे विजय थलापति, और भाजपा के लोग, डीएमके के लोग, एआईडीएमके के लोग सब के सब तमाशा देखेंगे। इस देश में भले ही भाषणों में कहा जाए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम हैं, हम संविधान के अनुसार कार्य करते हैं, लेकिन कहीं पर संविधान की धज्जियां उड़ा दी जाती है, कहीं पर संविधान का सहारा लिया जाता है। अब संविधान का सहारा लेकर ही पश्चिम बंगाल में जो है ममता दीदी के सरकार को बर्खास्त किया गया और शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू हुई है। प्रश्न ये उठता है कि उसी संविधान का सहारा लेकर सर्वोच्च अदालत में ममता दीदी जा रही हैं कि इस जो है सरकार के गठन के खिलाफ हमें स्टे ऑर्डर चाहिए और मेरा फैसला चाहिए। हमारे 100 सीटों पर घपला हुआ और उस आग में जो घी डालने का काम कर दिया 19 रिटायर्ड जजेज जो हाईकोर्ट से रिटायर्ड जजेज थे उनको मिलाकर एक ट्रिब्यूनल बनाया गया था। ट्रिब्यूनल का काम था कि SIR में जिसके नाम कटे हैं वो चैलेंज करेगा, अपील करेगा और उसकी सुनवाई होगी। पश्चिम बंगाल में जो SIR करवाया गया उसके अगर रिटायर्ड जज उस ट्रिब्यूनल से इस्तीफा देते हैं तो जनता तो सवाल करेगी कि आपने एक निष्पक्ष ट्रिब्यूनल बनाया। SIR में आपने कहा कि जो मतदाता नहीं हैं, जो मर गए हैं, जो बाहरी घुसपैठिए हैं उनको निकालेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि जितने भी TMC समर्थक मतदाता थे उन सबको निकाल दिया। और ऐसे केसेस जब आने लग गए तो उस ट्रिब्यूनल को लगा कि हम तो न्याय नहीं बल्कि अन्याय करने बैठे हैं, तो वो रिटायर्ड जज जो है वहां से इस्तीफा दे दिए। ये बहुत गलत मैसेज जा रहा है आम जनता के बीच में और चुनाव आयोग के साख का सवाल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब मामला जाएगा तो ये मुद्दे भी उठेंगे कि आपके ट्रिब्यूनल के जज क्यों इस्तीफा दे रहे हैं। आपने SIR में जो घपला किया है वो भी कागज दिखाइए। 100 सीटों पर आपने धोखाधड़ी से चुनाव जीता है, मामला यही रहेगा सुप्रीम कोर्ट में। अगर उस 100 सीटों को आइडेंटिफाई कर दिया जाएगा तो ये पश्चिम बंगाल की सरकार अधर में चली जाएगी। या तो सर्वोच्च अदालत स्टे दे देगी या कह देगी कि 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, हम इसके ऊपर फैसला करेंगे। ये तमाम चीजें पश्चिम बंगाल के मामले में निकल कर आ रही है। इधर बिहार के अंदर जो भी मंत्री बनाए गए हैं दरअसल उसमें बहुत ऐसे मंत्री हैं जो अनुभवी नहीं है। देखना यह है कि अपने मंत्रालय को कैसे संभालते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।